नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 7 सितंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कोविड-19 टीकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर पहला कथन है, भारत बायोटेक के कोविड-19 पुनः संयोजक नासिका संबंधी टीके को स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा आपातकालीन स्थितियों में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के प्राथमिक टीकाकरण के लिए अनुमोदित किया गया है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है भारत बायोटेक के द्वारा बनाए गए एक नए कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जिसमें यह कहा गया है कि यह एक नेजल वैक्सीन है। और इसी न्यूज को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो यहां पर यह कहा गया है कि इस वैक्सीन का प्रयोग 18 प्लस यानी कि 18 वर्ष से ज्यादा आयु के व्यक्तियों पर किया जा सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यहां पर लिखा गया है आपातकालीन स्थितियों में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु। आपको ध्यान में रखना है कि यह जो टीका है वह 18 प्लस यानी कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए इमरजेंसी में यूज किया जा सकता है, यानी कि यहां पर पहला कथन गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, नासिका संबंधी टीके का उद्देश्य बड़े पैमाने पर टीकाकरण की कठिनाइयों को दूर करना और सुइयों और सिरिंज की आवश्यकता को कम करके लागत को कम करना है। तो यहां पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है। आप सभी जानते हैं कि जो नया वैक्सीन है वह नासिका यानी कि नाक के द्वारा दिया जाएगा और इसीलिए इसमें सुइयों और सिरिंज की आवश्यकता कम पड़ेगी। तो यहां पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, विशेषज्ञों के अनुसार अब तक नाक के टीके की प्रभावशीलता को प्रमाणित करने वाले बहुत कम सबूत हैं और कुछ फ्लू के टीके के अलावा इस तरह के टीके लगाने का प्रयास सफल नहीं हुए हैं। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है, क्योंकि अभी तक नाक के द्वारा जो वैक्सीन दिए जाते हैं उनकी प्रभावशीलता को प्रमाणित करने के लिए बहुत ही कम डेटा उपलब्ध है और इसलिए यहां पर जो तीसरा कथन है वह सही हो जाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर सिर्फ केवल पहला कथन ही गलत है, यानी कि एक कथन गलत है, बाकी दोनों कथन जो है वो सही है और इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, सतलुज यमुना लिंक नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहां पर पहला कथन है, एक बार पूरा होने के बाद यह हरियाणा और पंजाब के बीच रावी और व्यास नदियों के पानी को साझा करने में सक्षम होगी। तो यहां पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। आप अगर देखते हैं तो ये है SYL योजना, इसका पूरा का पूरा यहां पर फिगर दिया हुआ है। और एक बार यह जो योजना है वो पूरा हो जाता है तो इसके माध्यम से पंजाब और हरियाणा को रावी और व्यास नदियों का पानी मिलने लगेगा, यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने SYL नहर के निर्माण का शुभारंभ किया। तो ये कथन भी पूरी तरीके से सही है। हमने SYL नहर के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं की हैं और आपको ध्यान में रखना है कि इसके निर्माण को इंदिरा गांधी के द्वारा 1982 में शुरू किया गया था। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, जल संसाधन राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जबकि संसद के पास संघ सूची के तहत अंतरराज्यीय नदियों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि भले ही जल संसाधन राज्य सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन जब मामला 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का होता है तो यहां पर जो संसद है वह अंतरराज्यीय नदियों के मामले में कानून बनाने की शक्ति रखता है और इसलिए यहां पर जो तीसरा कथन है वो भी सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर उपयुक्त सभी कथन सही हैं।
आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से सर्वोच्च न्यायालय के मामले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A से संबंधित है? और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहां पर चर्चा की जा रही है आईटी अधिनियम के धारा 66A को लेकर के, और आपको ध्यान में रखना है कि इस धारा को श्रेया सिंघल मामले में, जो कि 2015 में हुआ था, उसमें असंवैधानिक करार दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रेया सिंघल मामला। इससे जुड़े हुए न्यूज को भी आप तो जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है यूज ऑफ सेक्शन 66A डिस्पाइट इट बीइंग स्ट्रक डाउन मैटर ऑफ कंसर्न सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि 2015 में ही जब सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को असंवैधानिक करार दे दिया गया था, उसके द्वारा तब भी इसका उपयोग होना एक चिंताजनक बात है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहां पर पहला कथन है, माना जाता है कि चीता भारतीय परिदृश्य से गायब हो गया था जब वर्तमान छत्तीसगढ़ में जिला कोरिया के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1947 में भारत में दर्ज अंतिम 3 एशियाई चीतों का शिकार किया। तो यहां पर चर्चा की जा रही है चीता को लेकर के, और आपको ध्यान में रखना है इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आया है। अगर हम इस न्यूज को देखते हैं तो यहां पर सबसे अंतिम भाग में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। यहां पर यह जानकारी दिया गया है, जो अंतिम 3 एशियाई चीते भारत में पाए जाते थे, उनका शिकार जो है महाराजा रामानुज प्रसाद सिंह देव ने, जो कि छत्तीसगढ़ के जिला कोरिया के महाराजा हुआ करते थे, उनके द्वारा 1947 में किया गया। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अगर हम इस न्यूज को ही रेफर करें तो इसके अंतिम भाग में यह साफ साफ कहा गया है कि 1952 में चीता को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अंतर महाद्वीपीय चीता स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाया जा रहा है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो चीते भारत में लाए जा रहे हैं वह दक्षिण अफ्रीका से नहीं बल्कि नामीबिया से लाया जा रहा है। इस बात को आपको नोट डाउन कर लेना है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर तीसरा कथन गलत हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। तो इस न्यूज को आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहां पर दी गई हैं। कूनो नेशनल पार्क को आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रोजेक्ट चीता क्या है इसको भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जाता है आपके लिए। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2019 से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैथन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? और यहां पर आपको 3 कथन दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहां पर पहला कथन है, भूमंडलीय तापमान के कारण इन निक्षेपों से मेथेन गैस निर्मुक्त हो सकती है। तो ये कथन पूरी तरीके से सही है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो मीथेन निक्षेप हैं वहां से अगर भूमंडलीय तापमान बढ़ता है तो मीथेन गैस निर्मुक्त हो सकती हैं, यानी कि पहला कथन यहां पर पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, मीथेन हाइड्रेट विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आप देख सकते हैं कि जो मीथेन निक्षेप है वो कहां कहां पाए जाते हैं, यानी कि यहां पर दूसरा कथन भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। तो ये तीसरा कथन भी सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए
तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर तीनों के तीनों कथन सही हैं। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लाइमेट रिपेरेशन को लेकर के, यानी कि जलवायु सुधार को लेकर के। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज द इंडियन एक्सप्रेस में आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान अभी बहुत ही भीषण बाढ़ के चपेट में है, जिसके कारण वहां पर जान और माल का काफी नुकसान हुआ है। और इसी को देखते हुए यहां पर पाकिस्तान के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन का असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है, जबकि उसके द्वारा बहुत ही कम उत्सर्जन फैलाया जाता है वायुमंडल में, और इसीलिए जो पाकिस्तान में नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति या फिर जो मुआवजा है वह अमीर देशों को देना चाहिए। तो यहां पर पाकिस्तान के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अभी जो जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया में, कहीं ना कहीं उसके लिए जो विकसित देश हैं वो जिम्मेदार हैं। और इसीलिए पाकिस्तान जैसे अनेकों देश जो कि विकासशील देश हैं, गरीब देश हैं, वहां पर अगर जलवायु परिवर्तन के कारण कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इन अमीर देशों के द्वारा की जानी चाहिए। आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बहुत सारे विकासशील देश जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं जिनके की डूबने का खतरा यहां पर पैदा हो गया है जलवायु परिवर्तन के कारण, वो भी अपने अपने देशों में नुकसान की भरपाई जो है इन अमीर देशों से करवाना चाहते हैं। और उनकी मांग है कि मुआवजे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र स्थापित किया जाए, जिसकी मांग भी जलवायु परिवर्तन के जो वार्ताएं होती हैं उस पर बार बार उठाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, क्योंकि अभी जो CO2 का कंसेंट्रेशन है और जो जलवायु परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो योगदान है वह विकसित देशों का है। उन्हीं के द्वारा सबसे ज्यादा उत्सर्जन किया जाता है, लेकिन असर जो है वो पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे जो गरीब देश हैं वे जो है इन नुकसान की भरपाई खुद से नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए इस तरह की मांग हमेशा उठती रहती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको आप लोग जरूर रिवाइज कर लेंगे, उनसे जुड़े हुए न्यूज को आप लोग जरूर रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।